अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। पहला, तुमने ऑलरेडी डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस किसी भी ऐसी कोरियर सर्विस से अपना इंटरनेशनल पार्सल इंडिया शिप करा लिया और अब तुम या तो कस्टम में फंस चुके हो या फिर वो शिपिंग कंपनी डिले कर रही है और जानना चाह रहे हो कि हो क्या रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, या तुम बस इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो इससे पहले कि तुम कहीं शिप करो। अब केस कोई सा भी हो, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। जब मैंने अपना एक पार्सल कनाडा से इंडिया में शिप करा तब डीएचएल वालों ने क्या भसड़ मचाई, कस्टम वालों ने किस तरह से मेरे साथ 50,000 का स्कैम करने की कोशिश करी और इनफैक्ट कुछ हद तक कर भी दिया। और अगर तुम ये भी जानना चाहते हो कि बेस्ट सर्विस कौन सी है जो कि हमारा कोरियर यूएस, यूके या कोई भी ऐसी कंट्री से इंडिया शिप कर दे, कौन सी बेस्ट कंपनियां हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये वीडियो एक तरह से प्रॉपर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इसमें कोई भी रेडिट की स्टोरी या कुछ और नहीं बता रहा, एग्जैक्ट चीजें बताऊंगा, क्या क्या हुआ मेरे साथ, कैसे उन लोगों ने मुझे हरेस करा, कैसे कितना मेंटल टॉर्चर हुआ और इसका सॉल्यूशन आखिर में निकला कैसे। और अगर तुम इस सिचुएशन में ऑलरेडी फंसे हुए हो तो तुम्हारे लिए सॉल्यूशन क्या है। अब सेकंड लोगों की बात पहले कर लेते हैं कि वो लोग जो जानना चाह रहे हैं भाई बेस्ट कंपनी कौन सी है। सच बताऊं, तुम कोई सी भी कंपनी को सेलेक्ट कर लो, डीएचएल ले लो, फेडेक्स ले लो, यूपीएस ले लो, कोई सी भी इंटरनेशनल कोरियर सर्विस को ले लो एंड सिंपली उसका नाम टाइप करके रिव्यूज टाइप कर देना। ट्रस्ट पायलट पे जाना और देखना कितने रिव्यू हैं। गारंटी देता हूं किसी के भी रिव्यू 1.5 से ऊपर होंगे ही नहीं। और ऐसा नहीं है उसमें 100-200 रिव्यू हैं, उसमें 25 से 30 हजार रिव्यू पड़े हुए हैं। उसके बाद ये रिव्यूज कितने 1.5x। इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई सर्विस इतनी ज्यादा खराब है इन लोगों की, ये ओवर प्रॉमिस कर देते हैं कि 3 दिन में डिलीवरी कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, कस्टम का कोई झमेला नहीं होगा, कुछ भी। बट असलियत ऐसी कुछ नहीं है। तो अगर तुम सेलेक्ट करना चाहते हो बेस्ट कोई सी कोरियर सर्विस, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं। क्या करो, नियर बाय अपने एरिया में सर्च करो। लाइक अगर तुम कनाडा से शिप करवा रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया से, मान लो टोरंटो से तुम शिप करवा रहे हो, उस पर्टिकुलर पिन कोड पे देखो कि सबसे पास तुम्हारी कोरियर सर्विस कौन सी है लोकल में और उनकी लोकल सर्विस की रेटिंग क्या है। लाइक डीएचएल टोरंटो रिव्यूज, तुम ये सब जब उनके गूगल में बिजनेस पे देखोगे, जब उसमें लिखे होंगे ना 100-200 रिव्यूज, तो उनमें स्टार रेटिंग होगी। तब तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या ये पर्टिकुलर कंपनी इस लोकल एरिया को अच्छे से सर्व कर भी रही है या नहीं, इसका ये आउटलेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या ये कस्टमर सर्विस देते हैं, क्या देते हैं। इससे तुम्हें प्रॉपर आइडिया लग जाएगा और वही तरीका बेस्ट रहेगा कि तुम सेलेक्ट करो। बट सच्चाई यही है भाई, सावधानी हमें ही बरतनी पड़ती है। ये लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ना ये कस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और ना ही सॉल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, और ना भाई इन लोगों में इतनी सी समझ कि किसी इंसान को गाइड भी कर सके। तो ये तरीका तो है भाई कैसे कंपनी सेलेक्ट करें। अगर तुम्हें कुछ करवाना ही है, मेरी मानो तो मत ही करवाना, बट फिर भी करवा रहे हो तो चलो ठीक है। तो अब बात करते हैं जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ जब मैंने अपना कोरियर कनाडा से इंडिया शिप करवाया डीएचएल के थ्रू। तो बात कुछ ऐसी है कि वो कोरियर पहली बात मेरा नहीं था, वो मेरी एक फ्रेंड का था जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। लगभग उसके 190K इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं एंड उसको एक यूएस के ब्रांड ने अप्रोच करा फॉर अ प्रमोशन। उस ब्रांड ने उसे लगभग 50 से 60 हजार रुपए एक रील के लिए ऑफर करे एंड सिंस वो इंडिया में रहती है और वो यूएस में तो नहीं शिप करवा सकती थी उस प्रोडक्ट को, तो उसने मेरी हेल्प मांगी एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, 60,000 उसको मिल रहे हैं, अगर कोरियर में मुश्किल से 5-6 हजार लग भी गए तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और ब्रांड को पहले उसने रिक्वेस्ट करी कि इंडिया ही शिप कर दो, बट ब्रांड अनेबल था इंडिया शिप करने को, तो इस वजह से उसने मुझसे हेल्प मांगी, जो कि एक पर्टिकुलर टैब था जिसकी कॉस्ट मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगा। उसमें एक कीबोर्ड था और एक कवर था, ये पूरा सेट की तरह दे रहे थे। प्रोडक्ट उसके लिए फ्री था और प्रमोशन के उसके लगभग 60,000 के आसपास मिल रहे थे। अब जब उसने मुझसे हेल्प मांगी तो मेरा एक कजन है जो कि कनाडा में रहता है, मैंने उस बंदे से बोला कि भाई मेरे को एक प्रोडक्ट शिप करवाना है, तेरे एड्रेस पर शिप हो जाएगा इजिली, और उसको बस तू इंडिया शिप कर दियो मेरे एड्रेस पे। एंड उसको क्या इशू, क्योंकि शिपिंग के पैसे तो मैं दे रहा हूँ, तो उसको कोई इशू ही नहीं था और ऐसे ही हो गया। अब ब्रांड ने यूएस से शिपिंग करनी स्टार्ट करी और कनाडा के अंदर वो प्रोडक्ट विद इन 5 वर्किंग डेज पहुंच गया। अब मैंने अपने कजन को बोला भाई इसको पैक करके इसको शिप करवा दे, उसने वैसा ही करा। उसने प्रोडक्ट को डीएचएल के शिपमेंट डिपार्टमेंट को दिया था 27 नवंबर को, 27 नवंबर जो कि था एक फ्राइडे। उसने पहले पूछा कि इस प्रोडक्ट को शिप करने में पैसे कितने लगेंगे। ऑन एन एवरेज वो 100 से 150 कैनेडियन डॉलर लेते हैं कनाडा से इंडिया की शिपिंग के, बट उन्होंने बोला कि इसमें लगभग तुम्हें 6 से 10 दिन वर्किंग डेज लग जाएंगे।
सिंस वो प्रोडक्ट की प्रमोशनल रील के लिए जाना था जिसकी डेडलाइन हमें 12 दिसंबर की दी गई थी एंड 27 नवंबर को हम वो शिप करवा रहे थे। अब 8 से 10 दिन लग जाते तो लगभग वो प्रोडक्ट हम पे लगभग 10 या 9 दिसंबर को ही पहुंचता, जो कि ऑलरेडी बहुत डिले हो गया था क्योंकि शूट करना है, एडिट करना है, अप्रूवल भी चाहिए होता है चीजों का। अब उस प्रोडक्ट को हमने DHL एक्सप्रेस के थ्रू भिजवाया जिसमें हमें कॉस्ट पड़ी लगभग 3x ज्यादा। हमने DHL एक्सप्रेस को लगभग 20,000 रुपए दिए। उन्होंने हमें प्रॉमिस करा और उन्होंने बोला ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास 2 दिसंबर से पहले पहुंच जाएगा। हमने उनसे एक और चीज पूछी, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम फ्राइडे को शिप करवा रहे हैं तो क्या ये शिप हो भी जाएगा, ऐसा तो नहीं तुम लोग मंडे ट्यूसडे को टाल दो कि यार पहले 3 दिन अभी फ्राइडे वर्किंग नहीं है हमारा या वीकेंड्स पे लोग नहीं है। उन्होंने मैं बोला अगर तुम एक्सप्रेस सेलेक्ट करते हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट आज के आज ही शिप हो जाएगा। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन हमने DHL एक्सप्रेस को चूज करा 3x ज्यादा पैसे देके। अब DHL वालों के किस्से सुनो। फ्राइडे की मॉर्निंग को वो प्रोडक्ट हमने उनको दे दिया। अब उस प्रोडक्ट को शिप करने की जगह उन लोगों ने फ्राइडे को पूरा प्रोडक्ट होल्ड कर लिया। वीकेंड्स पड़ गया इन लोगों का सैटरडे संडे, यानी 28 29 भी गया और 30 का इनका साइबर मंडे पड़ गया जिसमें इन लोगों ने फिर से शिपिंग नहीं करी। इन्होंने प्रोडक्ट की शिपिंग करी 1 तारीख को। तो भाई इन लोगों ने हमसे एक्स्ट्रा पैसे लिए ही क्यों, जब इन्हें शिपिंग ही 4 दिन बाद करनी थी। अगर हमें यही शिपिंग करनी होती तो वो तो हमारे 5 से 6 हजार में हो रहा था। क्यों इन लोगों ने वो 4 दिन होल्ड करा। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, शिपिंग इन्होंने डिले करी। अब हुआ क्या कि मेरा जो फुल नेम है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, क्योंकि मेरे कजन ने वो प्रोडक्ट मेरे नाम पे भेजा था। उसने मेरा फुल नेम डाल दिया था कि ये पूरा करण शर्मा को दे देना, बट मेरे जो डॉक्यूमेंट्स में है उसमें मेरा सरनेम नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है। हो जाता है भाई, बचपन में नहीं लगाते। अब इतनी छोटी सी गलती के लिए DHL वालों ने मुझे 28 तारीख से कांटेक्ट करना शुरू करा और बोला कि आपने इसमें पूरा नाम डाल रखा है, आपके डॉक्यूमेंट में सिर्फ करण लिखा है, ये क्या बात है। हम आपकी KYC वेरीफाई नहीं करेंगे, और वेरीफाई नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट को हम वापस भेज देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मैंने उन लोगों को उस दिन लगभग 8 से 10 कॉल करे जानने के लिए कि भाई सॉल्यूशन क्या है। पहले तो वो मानते ही नहीं कि इसका कोई सॉल्यूशन है। पहले तो उन्होंने कह दिया ये प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय होगा, कुछ नहीं हो सकता, रीशिप करना पड़ेगा, जब आपके पास इंडिया आके ये वापस चला जाएगा। आई वाज लाइक कि भाई इसमें 1 महीना लग जाएगा, सॉल्यूशन तो बताओ। इन्होंने बोला जहां आपने DHL के ऑफिस में इसको दिया है उधर ही जाओ और रिक्वेस्ट करो कि एक नई तुम्हारी इनवॉइस बने इस चीज की, जिसमें बंदे का नाम जो हो वो करण लिखा हो, ना कि करण शर्मा। अब मैंने अपने कजन से रिक्वेस्ट करी कि भाई चले जाओ यार, खामगा प्रोडक्ट वापस चला जाएगा, ऑलरेडी इतना डिले हो गया, वो 1 महीना और डिले कर देंगे। तो क्योंकि उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था भाई सैटरडे के टाइम पे, वो मेरा भाई क्योंकि सैटरडे संडे को ऑफ रहता है उनके ऑफिस का, उनकी टाइमिंग भी बनती, तो वो मंडे की मॉर्निंग को ही पहुंच गया। मंडे की मॉर्निंग जो कि साइबर मंडे था, उस दिन भी इन लोगों ने प्रोडक्ट शिप करा नहीं था, ऑफिस खुला हुआ था, बट इन लोगों ने बोल दिया कि अभी हम ये सब नहीं कर सकते, आप कल आना। मंडे को इन लोगों ने कोई हेल्प नहीं करी। वो बंदा ट्यूसडे को वापस से गया, उस दिन भी प्रोडक्ट शिप नहीं हुआ था, बट उस दिन भी कह दिया ये हमारे एंड से नहीं हो सकता, अब हमने प्रोडक्ट भेज दिया, जबकि वो सुबह के 7 बजे गया था। और इन लोगों के ऑफिस टाइमिंग जहां पे इन लोगों के बंदे नहीं है, ऑफिस टाइमिंग इनकी 10 बजे से शुरू होती है। बस एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहता है वहां पे, वो कह रहा कि सारे प्रोडक्ट शिप हो गए, जबकि उसकी आंखों के सामने इतने सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। और मान लो अगर प्रोडक्ट शिप भी हो गए थे तो आपने मंडे वाले दिन क्यों नहीं मदद करी। आपके साथ ऐसी चीजें तो होती रहती होंगी यार, किसी के भी साथ हो जाता है कि नाम थोड़ा मिसमैच हो गया, एड्रेस में 0 रह गया, 1 रह गया, कुछ भी हो जाता है। अगर ये सारी चीजें इतनी फ्रिक्वेंटली होती हैं तो इसके लिए तो आपको प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती कि जैसे ही वो प्रोडक्ट शिप हो गया, मैंने इन लोगों के कस्टमर केयर पे वापस से कॉल करी और मैंने पूछा भाई इसका तो प्रोडक्ट शिप हो गया, अब क्या करेंगे, अब तो डिस्ट्रॉय होगा, क्या होगा। और मैं घबराया हुआ था क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी हो जाती। बट अब उन लोगों के कस्टमर सर्विस की जगह KYC टीम ने मुझे कॉन्टेक्ट करा और उनको मैंने एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा ओके सर, ये तो बहुत आम चीज है और हो जाता है, इसके लिए बस आपको एक लेटर हेड देना होगा जिसमें आपको डिक्लेरेशन देना होगा, एक तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन कि आपसे ये मिस्टेक हो गई और बस हम आपकी KYC एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड आई वाज लाइक कि भाई इतना सिंपल था। तुम्हारे जो कस्टमर केयर वाले बुद्धू जीव हैं, इन लोगों में क्या बिल्कुल बुद्धि नहीं है, काम नहीं करते, आइडिया नहीं है, मतलब क्या है क्या ये। अरे भाई एक सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी चीज मिसमैच हो गई, वो कह सकते थे ना इट्स ओके, आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना जब KYC टीम आपसे कांटेक्ट करे और हो जाएगा। बट इन लोगों ने क्या किया, मुझे सैटरडे संडे पूरा टाइम कॉल करा और मेरे उस कजन भाई को अपनी जॉब को छोड़ के 2 बार उस बंदे को ऑफिस जाना पड़ा, वहां पे उनसे मगजमारी करनी पड़ी। ये है इनका सपोर्ट। अब आगे की कहानी, वो प्रोडक्ट इंडिया में पहुंच जाता है 5 तारीख को और 4 तारीख को मेरे पास ईमेल आता है कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी है वो सही नहीं है, तो कस्टम
कस्टम ऑफिसर इसको चेक करना चाहता है। एंड मैंने उस दिन 4 तारीख को ही रिप्लाई करा। मैंने उनको क्लियरली बताया कि ये कोलैबोरेशन है, यानी इसकी कोई पेमेंट रिसिप्ट या कोई और चीज नहीं होगी, इसको हमें गिफ्ट की तरह भेजा गया, ऐसा पीआर के लिए भेजा गया, यानी इस पर कोई भी टैक्स बनना तो जायज ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं मैंने 5 से 7 अलग अलग चीजें मंगाई हो, वो एक नॉर्मल सा टैब था। मैंने उसमें स्पेसिफाई करा कि इस पर्टिकुलर ब्रांड ने मुझे भेजा है, इसका ये प्राइस इतना है। अब मेरे भाई ने, क्योंकि हमें प्राइस तो पता नहीं था यार कि कितना होगा इसका, अब हम डिटेल प्राइस तो नहीं लिख सकते थे क्योंकि वो एज अ गिफ्ट भेजा, तो जितनी कंपनी को कॉस्ट पड़ी हमने उतना ही प्राइस इनिशियल इनवॉइस में डाल दिया, जो था 150 कैनेडियन डॉलर। अब इन लोगों के अकॉर्डिंग ये जो 150 कैनेडियन डॉलर है, इसकी मेरे को इन्हें रिसिप्ट देनी पड़ेगी। मैंने इनको फिर से समझाया, मैंने इन्हें 7 से 8 ईमेल करे होंगे 4 तारीख को, यही चीज एक्सप्लेन करते हुए प्रॉपर कोलैबोरेशन का प्रूफ दिया कि उन लोगों ने शिप करा है, शिपिंग आईडी भी दी कि जब प्रोडक्ट यूएस से कनाडा गया ये उसकी शिपिंग आईडी थी कि भाई बिलीव तो करो मुझ पे। तब इन लोगों ने बोला कि आप एक तो परफॉर्मा इनवॉइस भेज दो, वो इनवॉइस जो मेरे भाई ने बनाई थी उस इनवॉइस को भेज दो जो इनिशियली कनाडा से इंडिया शिपिंग के टाइम दी थी, और दूसरा आप एक मेरिट लेटर लिख दो कि कस्टम ऑफिसर एक्सेस कर सकते हैं, और मेरिट लेटर में मेंशन कर देना कि ये पीआर से रिलेटेड है, और एक्चुअल कॉस्ट भी मेंशन कर देना कि ब्रांड किस प्राइस पे सेल कर रहा है। और ब्रांड जो सेल कर रहा था वो था 44,000, और मैं उसमें रेडी हो गया कि अगर भाई तुम्हें ये है कि तुम्हें इसके एग्जैक्ट प्राइस पे तुम्हें टैक्स काटना है, इट्स ओके, काट लो। तुम 44,000 पे रखना चाहते हो, $150 को छोड़ के कर लो, आई डोंट माइंड इट। अब ये चीज मैंने सबमिट करी 5 तारीख को, यानी 4 को इनका ईमेल आया, मैंने सारी चीज को समझा और 5 को मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया। 5 से लेके इन लोगों ने कितने दिन लगाए, 12 तारीख, जी हाँ 12 तारीख। इस बीच मैंने लगभग इनसे 20 से 30 बार फॉलोअप लिया ईमेल पे, मैंने मल्टीपल्स कॉल करे, इतने ज्यादा ईमेल लिखे, भाई एक्स पे जाके मैंने इन लोगों को मल्टीपल टाइम टैग किया, इंस्टाग्राम पे टैग किया, तब जाके इन लोगों का फाइनल रिप्लाई आता है। कौन सी तारीख को, 12 तारीख को। 12 तारीख वही तारीख जिस दिन ब्रांड को ये वीडियो जानी थी। अब तुम सोच लो ये ऑलरेडी कितना लेट हो गया, यानी अगर कोई चीज मैंने आपको 5 को सबमिट करी है, अब कैसे 12 तारीख तक खींच सकते हो इस चीज को एक्सेस करने का, जिसमें मैंने एग्जैक्ट में प्राइस भी बताया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ असली भसड़ कहां मची, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट भाई इतना इरिटेट कर दिया इन लोगों ने। अब मेन बात आती है कस्टम ऑफिसर्स की। कहते हैं ना इंडिया में घूसखोरी लूट इतनी ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी होते हैं भाई, जिनको होते हैं वो बताते हैं, मैं बताता हूँ तुमको क्या हुआ। अब मैंने उसमें क्लियरली मेंशन करा कि वो प्रोडक्ट कितने का है, 44,000 का। अब कस्टम ऑफिसर ने अपनी तरफ से उस प्रोडक्ट को एक्सेस करा और उसने कितना फाइनल प्राइस निकाला, 1,01,000। कमाल है ना, 1,01,000 उसने प्राइस निकाला, जिसपे 44% की ड्यूटी बनाई उसने और 5,000 की पेनल्टी, और मुझे बोला कि तुम्हें 49,000 लगभग 50,000 तुम्हें भरने हैं कस्टम ऑफिस में, ताकि ये प्रोडक्ट क्लियर हो जाए, अदरवाइज प्रोडक्ट को हम निकाल देंगे, फेंक देंगे, वापस भेज देंगे। एंड इट्स लाइक अ थ्रेट कि उन लोगों ने बोला कि ये विद इन 24 आवर अप्रूवल देना है ताकि इस प्रोडक्ट को हम डैमेज ना करें। अब मैं हैरान कि भाई 44,000 का प्रोडक्ट तुम मान लो तुम डबल भी कर दो तो ये 88,000 बनता है, ये और 13,000 कहां से डालें, 1,01,000 कहां से डाल दिया। ब्रांड की वेबसाइट पे मेंशन है, ब्रांड जो कहीं मार्केट प्लेस में नहीं बेचता, एग्जैक्ट सिर्फ अपनी वेबसाइट पे बेचता है, वो सब कुछ बता रहा है, उसके बावजूद तुम लोगों ने 1,01,000 कर दिया प्राइस। और सबसे फनी चीज, इन लोगों ने प्राइस डिसाइड कैसे किया ये तक नहीं बताया। अब भाई 1,00,000 की चीज इन लोगों ने ऐसे ही हवा में बना दी, 44,000 की चीज जिसपे एक्चुअल जो ड्यूटी बनती वो लगभग 24,000 बनती, इवन आफ्टर पेनल्टी। मैं पेनल्टी के बाद 5,000 की जो पेनल्टी लगाई इन लोगों ने, मैं मान लिया कि चलो वो पेनल्टी लगा दो, 44% जो ड्यूटी लगा रहे हैं वो लगा दो, उसके बाद एग्जैक्ट ड्यूटी जो प्रोडक्ट पे बनती, जो मैं पे करने को भी रेडी था, 24,000 थी, इन लोगों ने कितनी बनाई, 50,000। अब देख रहे हो तुम कितनी ज्यादा लूट हो रही है। मैंने डीएचएल वालों को मल्टीपल ईमेल करे, उस दिन भी रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन ईमेल पे रिप्लाई आता है 13 दिसंबर को कि हम आपकी ना कस्टम ऑफिसर से मीटिंग करा देते हैं, क्योंकि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते इस चीज में, ये इंडिपेंडेंटली कस्टम ऑफिसर की चीज है और आप उन्हीं से मीटिंग करके बात कर लो। मैंने कहा भाई तू करा दे, क्योंकि इतना ज्यादा जो ये स्कैम सा चल रहा है ना, ये हम नहीं सहेंगे। मैंने 13 तारीख को बोला कि भाई मीटिंग करा दो, इन लोगों ने मीटिंग शेड्यूल कराई 15 को। अब मीटिंग में तो अलग ही केस हुआ, और उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, मीटिंग होती है कार्गो एयरपोर्ट पे। मुझे पता आधों ने शायद सुना भी ना हो, और जिन्होंने सुना है शायद देखा भी ना हो, बट मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरे को डीएचएल वालों ने बोला कि आपको कार्गो एयरपोर्ट पे आना है, और वहां के लिए ना आपको पहले पास अप्लाई करना है, पहले वो पास अप्रूव होंगे, उसके बाद ही आप आ सकते हो। मंडे को मेरी मीटिंग थी, मैंने संडे की रात को ही पास अप्लाई करा था, क्योंकि इन्होंने लिखा था 24 घंटे से पहले पास अप्लाई मत करना, यानी तुम्हारी मीटिंग में लगभग 24 घंटे से कम का टाइम हो तभी पास अप्लाई करना। मैंने पास अप्लाई करा, मेरे को ईमेल आया नहीं, मैंने सोचा सुबह आ जाएगा। सुबह 11
11 बजे की मीटिंग थी, मैं 9 बजे तक वेट करता रहा, 9 बजे मैं निकल गया, बट मेरे पास पास ही नहीं आया। मैंने क्या किया, मैंने पास को रीअप्लाई कर दिया कि भाई इस बार तो आ जाए, क्या पता कल रात को कोई टेक्निकल एरर हो। इस बार भी नहीं आया, 10 बज गए। मैंने इन लोगों को ईमेल पे ईमेल करने शुरू करे, कॉल करने शुरू करे, कस्टमर वालों को कॉल करने शुरू करे। ना तो किसी बंदे ने बताया कि कार्गो शिपमेंट आती कहाँ है, मीटिंग किस जगह होगी। और भाई अगर तुम दिल्ली में हो और वो लोकेशन जो है तुम्हें गूगल मैप पे भी नहीं मिलने वाली अगर तुम गए हो तो ना तो मेरे को लोकेशन पता, ना मेरे पे एंट्री परमिट, मैं कैसे चला जाऊं। मैंने उन लोगों को 9 से लेके 11 के बीच में, इनफैक्ट 11:30 हो गए थे, लगभग 35 के आसपास कॉल करे, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। कस्टमर केयर वाला कहता कि ठीक है हम आपको कनेक्ट कर देते हैं, और जो DHL सपोर्ट वाला बंदा था, नाम था उस बंदे का वैभव करके, तो वो जो हैंडल कर रहा था उसने मेरे को सुबह बोल दिया कि सर मैं तो छुट्टी पे हूं, मुझसे बात मत करना, मैं 2 दिन बाद आऊं। कमाल की बात है ना, जब तुम हैंडल कर रहे हो तुम्हें किसी बंदे को देना चाहिए ना, मेरे को गाइड करे कि कहाँ जाना है, कैसे गेट पास अप्लाई करना है। एयरपोर्ट पे पहुंच के मैं लोगों से पूछ पूछ के जा रहा हूँ भाई, 1-1.5 किलोमीटर चल के मैं गया उनके गेट तक, और वहां पे जाके मुझे क्या पता लगता है कि वहां पे गेट पास अप्लाई करना ही नहीं होता। मतलब जब गेट पास अप्लाई नहीं करना तो इनके कस्टमर केयर मुझे क्यों बोल रहे हैं, मुझे क्यों ईमेल कर रहा है मेरा वो रिप्रेजेंटेटिव जो मेरे इस पूरे केस को हैंडल कर रहा है कि गेट पास अप्लाई करो, जब करना ही नहीं होता। वहां पे जाके बेसिकली अपनी आईडी दिखानी होती है, अपना इशू बताना होता है, वो तुम्हें वहीं के वहीं प्रिंट करके दे देते। लाइक ये चीज तो तुम किसी को मेंटली हरेस करने वाली बात हो गई कि वो तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है, तुम्हारे ना कस्टमर केयर को कुछ पता, ना उनको ये पता कि भाई डायरेक्शन बता दूं, ना उनको ये पता कि गेट पास अप्लाई करने की नीड नहीं है, आता नहीं है, कुछ भी नहीं। ये था इनका लेवल ऑफ सपोर्ट। और जब मैं अंदर घुसता हूँ वहां पे भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। इन्होंने ईमेल में लिखा था कि एक बंदा होगा जो आपको गाइड करेगा कस्टम ऑफिसर के पास और फिर आप मीटिंग कर लेना। वहां पे जाके कोई नहीं मिला। वहां पे जो लोग खड़े होते हैं उनसे पूछ पूछ के जाते, वहां पे जो डायरेक्ट कस्टम ऑफिसर का वो जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे बोलता हूँ कि मेरी मीटिंग है। फिर आधे घंटे बाद कस्टम ऑफिसर आता है, वो बंदा भाई घूसखोर देखे हैं, बददिमाग लोग देखे हैं भाई, कैसे लोग देखे हैं। कहते हैं ना जिन लोगों से मिलके ऐसा लगे कि भाई तू यहाँ पे पहुंच कैसे गया, किस जगह रिश्वत दी, कहां दी। 30 साल से वो कस्टम ऑफिसर था, ठीक है। उस बंदे की एज होगी लगभग 55 से 60 साल के आसपास की। मैंने उसको एक्सप्लेन करा कि सर ये तो मैंने पूरा मेंशन करा था, ब्रांड के बारे में मेंशन करा था, प्राइस भी मेंशन करा था, आपने ये 1 लाख का फिगर कहां से चमत्कार तरीके से ला दिया। इग्नोर माई वर्ड्स, थोड़े ऐसे वर्ड्स मैं बोल नहीं सकता था, इंग्लिश में ही बात हुई और इंग्लिश में जो भी बोलो तुम पोलाइट ही लगता है, बट मैंने उससे पूछा। तब उन्होंने मुझे क्या बताया, लोगों ने मुझे क्या बताया कि एक इंडिया की रीसेलिंग वेबसाइट थी जो कि ऐसी वेबसाइट थी, फेक लग रही थी कि भाई यहाँ तुम पेमेंट करो तुम्हारा प्रोडक्ट कभी नहीं मिलना। उस पे उन लोगों ने वो प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा था। प्रोडक्ट की वैल्यू थी कि अगर तुम इंडिया में वो लोग शिप करते हैं उस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की वैल्यू थी 84,000। अब भाई इन लोगों ने वो 84,000 की वैल्यू उठाई, उसके ऊपर इन लोगों ने और 17,000 पता नहीं किस चीज के जोड़े कि इस पे और टैक्स लगता है। अरे भाई जो चीज वो इंडिया में बेच रहा है और इस पे लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, जब वो ऑलरेडी सारे टैक्स इंक्लूड कर रहा है तो भाई तुमने क्या देखा कि जब उसमें लिखा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स तो तुम क्यों अलग से 17-18 हजार उसमें और टैक्स डाल ले हो। ये घूसखोरी नहीं है। मतलब इतना बड़ा दिमाग इतने हाई लेवल के ऑफिशियल पे नहीं है कि वो मेन वेबसाइट, जब मैं लिंक दे रहा हूँ, वो मेन वेबसाइट कहीं और सेल नहीं करती। अगर उस प्रोडक्ट को कनाडा में खरीदा गया तो कैनेडियन प्राइस देखना, तो इंडिया वेबसाइट का प्राइस क्यों देख रहा है। बट नहीं, इन लोगों ने समझना ही नहीं चाहा। मेरा पूरा 45 मिनट सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करने में होगा कि भाई साहब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जो वेबसाइट है ये फर्जी है, ये फेक है। मैंने रियल बताई वेबसाइट, एग्जैक्ट दिखाया, स्क्रीनशॉट दिखाए। और भाई मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इन्हें दी परफॉर्मा इनवॉइस, जो इनिशियल इनवॉइस थी। उसके बाद मैंने दिया इन्हें मेरिट लेटर, जिसका बेसिक मतलब था कि कस्टम मेरा जो पार्सल है उसको एक्सेस कर सकता है और वैल्यू इवेल्युएट कर सकता है। उसके बाद मैंने इन्हें दिया प्रूफ ऑफ कोलैबोरेशन। उसके बाद मैंने इन्हें दी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। उसके बाद मैंने इन्हें दिया स्क्रीनशॉट ऑफिशियल वेबसाइट सेलिंग प्राइस से कन्वर्ट करके। भाई इनमें दिमाग ना हो तो मैं खुद से कन्वर्ट करके भी देता हूँ, कैनेडियन डॉलर या यूएस डॉलर, इंडिया में उस टाइम कितने पैसे चल रहा था। मैंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर भी दिया और उसके बाद कस्टम हियरिंग के लिए एक जो एप्लीकेशन लगती है वो तक दिया। उसके अलावा जितनी भी ईमेल कन्वर्सेशन हुई थी सब एक चीज को पूरा पीडीएफ बना के मैं लेके गया। इतनी सारी चीज देने के बाद भी जब मैंने पूरी आर्ग्यू करी, 45 मिनट 30 मिनट मेरा पूरा लगा। उसके बाद वो कहता ठीक है आपको 2 दिन में हम बता देंगे अगर रिवाइज होती है तो। और उल्टा मुझ पे ही चढ़ने लग गया कि तुमने ये गलत चीज करी कैसे, तुम्हें 150 कैनेडियन डॉलर लिखना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा कि अब जब वो चीज मेरे को ऐसा पीआर मिली है वो है तो गिफ्ट ही, गिफ्ट कंसिडर क्यों नहीं कर रहे। और जब ठीक है मान लिया आप गिफ्ट कंसिडर नहीं कर रहे, मैंने उसमें एक्चुअल वैल्यू भी तो लिखी है, एग्जैक्ट वेबसाइट का लिंक भी तो डाला है, प्रोडक्ट का नाम भी तो है। जब सब कुछ है तो भाई क्या बन रहे हो आप, मतलब किसी को पागल ही समझ रहे हो कि इसको कुछ समझ नहीं आएगा। 2 दिन बाद इन लोगों ने रीइवैल्यूएट करी मेरे प्रोडक्ट का प्राइस, और जहां मैंने आर्ग्यू करा था कि 1,01,000 की जगह इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिर्फ 44,000 ही होना चाहिए और इस पे ड्यूटी लगभग 24,000 बननी चाहिए, ये मान
माने इन लोगों ने 1,01,000 के प्रोडक्ट प्राइस को 44,000 कर लिया, बट मैंने तुम्हें क्या बताया था, वो प्रोडक्ट आया था एज अ सेट, वो फुल सेट था, उसमें एक कीबोर्ड भी था और एक पूरा कवर था जो सब 44,000 में था, बट इनको चाहिए एक्स्ट्रा पैसा, तो इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने उस कीबोर्ड की वैल्यू, भाई जिस कीबोर्ड की वैल्यू अगर तुम अलग से भी लगाओ ना 1,000 से ऊपर नहीं है, उस कीबोर्ड की वैल्यू इन लोगों ने कितनी लगा दी, 15,000। कैसे? कहीं से नहीं, कहीं से भी तुक्का उठाया, किसी भी वेबसाइट से उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और फनी बात, जो कवर मुझे 300 रुपए का मिल जाता उसकी वैल्यू इन लोगों ने इवेल्युएट करी 10,000। टोटल कस्टम 1,01,000 से रिड्यूस करके 71,000 कर दिया। मैंने वापस से ऑब्जेक्शन उठाया, पर भाई अब हो चुकी थी लगभग 17 तारीख और ब्रांड मल्टीपल फॉलोअप कर रहा था कि भाई तुम स्कैम तो नहीं कर रहे, हमने प्रोडक्ट भेज दिया, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए, तुम क्या कर रहे हो, हमें वीडियो चाहिए। 12 तारीख की डेडलाइन थी। तो जो मेरी फ्रेंड थी, क्योंकि पैसे तो उसी को भरने थे, उसने बोला कि यार ले लेते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। तो हम उस चीज पे एग्री कर गए। उन लोगों ने हमें 71,000 दिया, जिसका टोटल कस्टम उन लोगों ने बना के दिया 29,000, 5,000 की पेनल्टी, जो कि 10,000 एक्स्ट्रा था। उसके बावजूद जो ओरिजिनल अमाउंट जाना था उसका 10,000 एक्स्ट्रा था। हम फिर भी एग्री कर गए क्योंकि हम पे ब्रांड का प्रेशर आ रहा था। अब तुम सोचो, 34,000 वो अमाउंट, 20,000 वो डीएचएल वालों ने ले लिए, उसके बावजूद हम पे वो जो प्रोडक्ट था लगभग 55-56,000 की हम उन्हें ऑलरेडी पे कर चुके थे, और हमें कोलैबोरेशन में कितना मिल रहा था, 60,000। प्रॉफिट तो हुआ नहीं, बट हमने सोचा भाई इसको निपटाते हैं। अब हमने इसे क्लियरेंस दे दी 18 तारीख को, और 18 तारीख को इन लोगों ने, डीएचएल वालों ने हमें मेल करा कि आपको क्लियरेंस मिल गई है, अब आपका फाइनल अमाउंट होता है 34,000, वी आर ओके, कि चल ठीक है, देखिए इसको निपटा देते हैं। अब डीएचएल वालों का नेक्स्ट डे ईमेल आता है, बोलते हैं कि आपके कस्टमर की पेमेंट हमने कर दी है, हम आपको प्रोडक्ट दे देंगे, अब आपको हमें भरने 38,000। 38,000, 4,000 एक्स्ट्रा कहां से? इन लोगों ने हमें बिना अप्रूवल, हमारे से अप्रूव लिए, इन लोगों ने लगाई अपनी मर्जी से अपनी मनचाही फीस। इन लोगों ने लगाई हैंडलिंग फीस। हैंडलिंग फीस जो हम 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसके ऊपर इन लोगों ने हैंडलिंग फीस लगाई। क्या थी हैंडलिंग फीस? कि हमने आपकी जो प्रोडक्ट था वो कस्टम ऑफिसर को भेजा, वहां से निकलवाया, इसके हैंडलिंग फीस के 1,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। 2,000 रुपए लिए इन लोगों ने एडवांस पेमेंट के, यानी डीएचएल वालों ने हमारे बिहाफ पे जो एडवांस पेमेंट करी थी कस्टम वालों को, उसके इन लोगों ने हमसे लिए 2,000। भाई हमें इन्फॉर्म कर देते, हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते ना, तुमने बिना अप्रूवल वो 2,000 की फीस हमें क्यों ऐड कर दी? हमने तो अप्रूवल नहीं दिया, मतलब इन लोगों ने हमें बताया नहीं, इन लोगों ने खुद से पेमेंट कर दी और बाद में हमें एक रेट बताते कि हम इस चीज के 2,000 एक्स्ट्रा लेंगे। और तो और कस्टम से मीटिंग अरेंज कराने के लिए 1,000 एक्स्ट्रा, यानी इन लोगों ने 4,000 रुपए बिना हमसे अप्रूवल लिए, बिना हमें इन्फॉर्म किया, कुछ नहीं करा, सीधा हमसे बोले कि हमें दे दो वरना हम तुम्हें प्रोडक्ट नहीं देंगे। लाइक सीरियसली इन लोगों ने यही बोला, हम आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे जब तक आप हमें पैसे नहीं देते। जब मैंने इस चीज पर ऑब्जेक्शन करा, इन्होंने बोला ठीक है हम प्रोडक्ट को अपने पास ही रख लेते हैं, आपको नहीं चाहिए तो। अब तुम देख रहे हो क्या सर्विस है, किस लेवल का स्कैम है, क्या कस्टमर सपोर्ट है, सब बेकार। शुरू में इन लोगों ने एक्सप्रेस के नाम पे 3x से ज्यादा पैसे ऐंठ लिए। वहां कस्टम ऑफिसर जिन्हें घूसखोरी चाहिए थी या पता नहीं क्या चाहिए था, क्या सनकी लोग हैं, उन लोगों ने हमसे कितने ज्यादा पैसे ऐंठे। जब रीइवैल्यूएशन हुआ, सारे प्रूफ गए, उसके बाद भी इतनी घिचपिच मचाई इन लोगों ने। उसके बाद भी इन लोगों ने हमसे 10,000 एक्स्ट्रा लिए। 24 बन रहे थे, 34 लिए, और 34 के ऊपर 4,000 एक्स्ट्रा किन लोगों ने लिए? डीएचएल वालों ने लिए। तो भाई ये जो पूरा सीन चला ना, हमें प्रोडक्ट कौन सी तारीख को मिला था? डेडलाइन थी 22 दिसंबर, हमें मिला 21 दिसंबर को। शिपिंग कब हुई थी? 27 को। मतलब तुम समझ रहे हो किस लेवल का भाई करप्शन कह लो, स्कैम कह लो, हर कंपनी बस लूटने में लगी है। इन्हें क्या लगता है लाइक एक बार हमने शिप करा लिया, वापस हम इन्हें शिप करवाएंगे? जब इनकी हम रेटिंग देखते हैं 1 या 1.5x, इस वजह से नहीं है, ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से है। और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये होता है, भाई बस लिख के चले जाते हैं। बट ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि डीएचएल वालों पे पहुंचे, वो मुझे मुंह बंद करने के 50-60 हजार 1 लाख दे दे, मुझे नहीं चाहिए अब। और सच कह रहा हूं, अगर इस वीडियो से 100 लोगों ने प्लान कर रखा है कि भाई हम डीएचएल को ये प्रोडक्ट शिप करने को देंगे, और वो 100 लोग ना करें, भाई डीएचएल को छोड़ के किसी और कंपनी पे चले जाएं, तो भाई ये वीडियो सक्सेसफुल है। क्योंकि मैंने अपना तुम्हें पर्सनल ओपिनियन बताया, पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। इसका कोई मोटिव नहीं है कि मैंने डिफेमेट करना चाहता हूं या क्या करना चाहता हूं। मैंने इन लोगों को 25 दिन के गैप में लगभग 70 ईमेल करे और लगभग 80 के आसपास कॉल करी। मतलब तुम समझ रहे हो किस लेवल का मेंटल प्रेशर होगा। बट यहीं तक की थी स्टोरी। बट इन केस अगर तुम इस चीज में फंस गए हो तो भाई इसका बेस्ट सॉल्यूशन है तुम इन्हें मल्टीपल ईमेल करो, कॉल करो, गालियां दो।
एंड आई मीन इट, गालियां दो, इन्हें बैड वर्ड यूज करो, क्योंकि ये लोग तभी सुनते हैं। जब मैंने 7 दिन तक इन लोगों को लगातार गरियाया, शुरू शुरू में तो मैं भी प्लीज सर एंड ऑल कर रहा था, बट उसके बाद जब मैंने इन लोगों को थोड़ा डांटना शुरू करा, गरियाना शुरू करा, 4 गालियां दी, नेक्स्ट डे इमीडिएटली कोई ना कोई अपडेट के साथ आ जाते हैं अचानक से, नेक्स्ट डे मीटिंग शेड्यूल हो जाती, नेक्स्ट डे मेरे को किसी चीज का पता लग जाता। इतना हो सके हर जगह प्लेटफॉर्म पे इन्हें टैग करो, गालियां दो। मुझे पता है इनके प्लेटफॉर्म पे सारी जगह बोट भरे हुए हैं, तुम एक मैसेज करोगे 100 लोग तुम्हें मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे, बट किसी भी फेक अकाउंट से मैसेज करो, कमेंट में मेंशन करो, जब 4 लोग पढ़ेंगे और ऐसी सर्विस को छोड़ेंगे तभी इन्हें रियलाइज होगा कि ये कुछ गलती कर रहे हैं। बेशक बहुत बड़ा काम है, बट एक्चुअल में भाई जब तुम अच्छी सर्विस ही नहीं दे रहे, तुम पैसे किस चीज के ले रहे हो? बस पैसे लूटने का जरिया थोड़ी है कोई चीज। होपफुली तुम ऐसी चीज में फंसे ना हो, और अगर फंस गए हो तो भाई आई प्रे फॉर यू। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बट एक चीज, अगर तुम्हारे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है किसी अच्छी कंपनी के साथ, तो वो जरूर कमेंट में मेंशन कर देना, और बुरा एक्सपीरियंस हुआ है वो भी कमेंट में मेंशन कर देना, क्योंकि असली सच्चाई ना कमेंट में ही पता लगती है जब लोग अपने एक्सपीरियंस देते हैं। गुड कंपनी और बैड कंपनी, जैसा भी एक्सपीरियंस हुआ है बता देना कमेंट में, और अगर तुम्हें थोड़ी हेल्प या डायरेक्शन चाहिए इस चीज से रिलेटेड तो नीचे सवाल पूछ लेना, आई विल ट्राई टू आंसर यू। एंड या बाय, गुड बाय, गुड लक टू ऑल जो फंस गए हैं।